बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू लिटरेचर विद डब्ल्यूबी। और आज जो हम रिसर्च मेथोडोलॉजी का टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग। इसमें हम लोग पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करेंगे और सैम्पलिंग के बारे में स्टडी करेंगे। इनका आपस में डिफरेंस देखेंगे, ये देखेंगे कि ये होता क्या है और ये कहाँ-कहाँ पे रिसर्च में यूज़ होता है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पॉपुलेशन और सैंपल होता क्या है। तो सबसे पहले पॉपुलेशन है हमारे पास। पॉपुलेशन जो है ना, ये एंटायर ग्रुप ऑफ पीपल होता है जिन पे हम रिसर्च स्टडी करते हैं, ठीक है? ये एक होल टारगेट ऑडियंस होती है जो कि रिसर्चर को चाहिए होती है कि वो इन पे स्टडी करें, इनको समझें और बाद में अपनी कंक्लूजन तक पहुँचें। एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ कि फॉर एग्जांपल हम लोगों ने अमेरिका में जितने भी एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं, हम लोगों ने उनकी इनकम के बारे में जानना है कि इन सब की जो एवरेज इनकम है वो कितनी है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी एमबीबीएस डॉक्टर होंगे अमेरिका में, जिस भी उनका सिटी से ताल्लुक होगा, हर एक के पास जाके उनसे सर्वे करेंगे या जो भी रिसर्च मेथोडोलॉजी हम लोग कंडक्ट करना चाह रहे हैं, जिसको भी यूज़ करना चाह रहे हैं, उसके मुताबिक हम लोग रिसर्च को कंडक्ट करेंगे और उसके बाद हम उनकी इनकम का पता लगवाएँगे। तो इसको कहते हैं पॉपुलेशन, कि जितने लोग हैं उस फील्ड में जिसके बारे में हमने स्टडी करनी है, हर एक से जाके हम लोग सर्वे करें या फिर कोई और मेथड यूज़ करके रिसर्च कंडक्ट करें। ठीक है? अब सैंपल क्या होता है? सैंपल एक स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल होता है या फिर इंडिविजुअल्स होते हैं जिसको कि हम लोग सिलेक्ट करते हैं पॉपुलेशन में से ही, ताकि हम उन पे रिसर्च कंडक्ट कर सकें और अपना एक एवरेज रिजल्ट निकाल सकें। अब जैसा कि मैंने ऊपर एग्जांपल दी कि अमेरिका में जितने भी डॉक्टर्स हैं, हर एक के पास जाके हम लोग उनकी जो है वो उन पे रिसर्च करेंगे, उनकी इनकम को जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या होगा सैंपल में, कि सैंपल में हम लोग अब हर एक के पास जाना तो देखिए ना मुमकिन नहीं है। अमेरिका इतना बड़ा है, लाइक कोई भी छोटा-सा भी एक सिटी हो ना, लाइक छोटे से सिटी में भी जितने भी डॉक्टर हो, हर हर एक के पास जाना मुमकिन नहीं है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, एक स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल लेंगे उसी पॉपुलेशन में से। अब एमबीबीएस डॉक्टर्स की बात की है, तो हम लोग ऐसा करेंगे कि कुछ सिटी लेंगे, उनमें से तकरीबन कोई हर एक सिटी में 2-3 डॉक्टर्स, 4-5 डॉक्टर्स, ठीक है? ऐसे हम लोग हर एक के पास जाएँगे और जाके उनसे रिसर्च कंडक्ट कर लेंगे, उनसे जाके सर्वे कर लेंगे, या जो भी हम लोगों को ज़रूरत हुई वो करेंगे। सो ये होता है सैंपल, कि पॉपुलेशन में से एक स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल को चूज़ करना और उनसे जाके रिसर्च को कंडक्ट करना, तो ये सैंपलिंग होती है। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि हम लोग अपनी रिसर्च में सैंपल को क्यों यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ होल पॉपुलेशन। होल पॉपुलेशन को हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, हम लोग सैंपल को यूज़ करते हैं अपने रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए। अब सारी की सारी पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, एक्सपेंसिव भी है, टाइम कंज्यूमिंग भी है और इम्प्रैक्टिकल भी है। इसीलिए हम लोग सिलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव सैंपल को, ताकि हम लोग जो अपने रिजल्ट्स हैं उनको एफिशिएंट बना सकें, एक इफेक्टिव वे में डाटा को कलेक्ट कर सकें और पॉपुलेशन के बारे में एक एक्यूरेट रिजल्ट को फाइंड आउट कर सकें, एक कंक्लूजन पे पहुँच सकें। अब एक गुड सैंपल जो होता है ना, वो पॉपुलेशन को रिप्रेज़ेंट करता है। इसीलिए जब हम लोग पॉपुलेशन में से सैंपल को चूज़ करते हैं ना, तो हम लोगों ने बहुत ध्यान से पॉप जो है सैंपल को इकट्ठा करना है, सैंपल को चूज़ करना है, ताकि हम लोग ऐसी ऑडियंस ले सकें, जिन पे हम लोग रिसर्च करें और वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेज़ेंट करें, ठीक है? इनमें जो की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनमें ऐज आ जाता है, जेंडर, एथनिसिटी और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस आ जाते हैं। ये हम लोगों को इंश्योर करवाते हैं कि हम लोगों ने जो भी फाइंडिंग्स ली है सैंपल से, ये तमाम के तमाम यानी एंटायर पॉपुलेशन पे अप्लाई हो सकती है। अब यहाँ पे हमारे पास मज़ीद एग्ज़ाम्पल्स हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो मेजर सिटीज़ में रहने वाले लोग हैं ना, उनकी एवरेज इनकम कितनी है, ठीक है? अब ये बहुत ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल होगा कि हम लोग हर एक फैमिली से जाके, हर एक सिंगल फैमिली से जाके डाटा को कलेक्ट करेंगे, ठीक है? इंस्टेड यू कैन कलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ फैमिलीज़। हम लोग रिप्रेजेंटेटिव फैमिलीज़ के पास जाएँगे, उनसे कुछ चंद एक फैमिलीज़ को हम लोग जो है वो चूज़ करेंगे और उनसे जाके हम लोग अपनी रिसर्च को कंडक्ट कर लेंगे। वहाँ से जाके हम लोग अपना डाटा कलेक्ट करेंगे और एक एजुकेटेड एस्टिमेट लगा लेंगे। पाकिस्तान के जो मेजर सिटीज़ हैं, उनकी उनमें रहने वाले लोगों की जो एवरेज इनकम है वो कितनी है, और ये एंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेज़ेंट भी करेगी। एक और यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है कि अगर हम लोग एवरेज एज जानना चाहते हैं बीएस के स्टूडेंट्स की, तो हम लोग हर एक स्टूडेंट के पास जाके तो उनकी एज नहीं पूछेंगे ना। हम लोग एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल इकट्ठा करेंगे स्टूडेंट्स का, ताकि हम लोग उनसे उनकी एज के बारे में डाटा को कलेक्ट कर सकें और एक एस्टिमेट लगा सकें कि हाँ, एवरेज एज इतनी हो सकती है एंटायर क्लास की। उसके बाद सैंपलिंग टर्मिनोलॉजी की तरफ आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है इसमें पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को कैपिटल एन से रिप्रेज़ेंट किया हुआ है, और ये जैसा कि मैंने बताया कि ये एंटायर ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, जिससे कि हम लोग अपनी रिसर्च को कंडक्ट कर सकते हैं और उसके बाद हम लोग अपना कंक्लूजन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सैंपल क्या होता है, सैंपल को हम लोग स्मॉल एन से रिप्रेज़ेंट करेंगे, और ये स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल या फिर इंडिविजुअल होते हैं, जिससे कि हम लोग अपनी जो तमाम पॉपुलेशन को रिप्रेज़ेंट करते हैं, ठीक है? सैंपल साइज़ क्या होता है? सैंपल साइज़, जैसे कि साइज़ नाम से ज़ाहिर हो रहा है, इसमें हम लोग जितने भी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होंगे या फिर जो नंबर ऑफ केसेज़ होंगे जिन पे हम लोगों ने स्टडी करनी है, ये उनको रिप्रेज़ेंट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने 10 स्टूडेंट्स से डाटा कलेक्ट करना है, 10 लोगों से करना है, 20 लोगों से करना है, तो ये नंबर्स होते हैं हमारे पास। इसको हम लोग सैंपल साइज़ बोलेंगे कि साइज़ कितना है।
उसके बाद सैम्पलिंग स्ट्रैटेजी और टेक्निक्स। अब इसमें हम लोगों ने ये देखना है कि हम लोग कौन-सा मेथड यहाँ पे प्रोसीजर को यूज़ करेंगे कि हम लोग एंटायर पॉपुलेशन में से एक सैंपल को सेलेक्ट कर सकें, ठीक है? या रैंडम सिलेक्शन भी हो सकती है, सिस्टमैटिक सिलेक्शन भी हो सकता है या फिर दूसरे मेथड्स भी हो सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है सैंपल स्टैटिस्टिक्स। अब इसमें जो भी हम लोगों ने फाइंडिंग्स या फिर रिजल्ट्स हासिल किए हैं सैंपल से, उसको हम लोग सैंपल स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे, जो कि हम लोगों को कंक्लूजन की तरफ लेके जाते हैं। इन सब पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे समराइज़ कर दिया है कि अब ये क्या है, दोबारा से देख लेते हैं कि पॉपुलेशन जो है ना वो एक बिग पिक्चर होती है, एंटायर ग्रुप होता है जिसमें हम लोग इंटरेस्टेड होते हैं। जबकि जो सैंपल होता है वो एक स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल होता है और ये रिप्रेजेंट करता है तमाम पॉपुलेशन को। सैंपल साइज़ क्या होता है कि इसमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स देखे जाते हैं कि हम लोग कितने लोगों से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। सैंपलिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है कि इसमें हम लोग मेथड का यूज़ करेंगे कि कौन-सा मेथड हम लोग यूज़ करेंगे सैंपल को सेलेक्ट करने के लिए। सैंपल स्टैटिस्टिकल हम लोग जो भी रिजल्ट होगा, जो भी फाइंडिंग्स होंगी, जो कि हम लोगों ने सैंपल से इकट्ठी की होंगी, जो हम लोगों को हेल्प करेंगी कि हम लोग पॉपुलेशन को अंडरस्टैंड कर सकें। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सैंपलिंग को मज़ीद हम लोग इलैबोरेट करते हैं क्योंकि देखिए ना हम लोग तो अपनी रिसर्च में सैंपलिंग का यूज़ करते हैं ना, पॉपुलेशन का तो यूज़ नहीं करते, सैंपलिंग का यूज़ करते हैं। तो सैंपलिंग के बारे में मज़ीद डीपली स्टडी करते हैं ताकि हम लोगों ने अगर सैंपलिंग लेनी है तो हम लोगों ने किस तरह से लेनी है और रिसर्च को किस तरह से कंडक्ट करना है। तो सैंपलिंग अ रिसर्च मेथड दैट इन्वॉल्व्स सिलेक्टिंग अ स्मॉलर ग्रुप, ठीक है? यानी कि स्मॉल पे ग्रुप ऑफ पीपल हम लोग लेंगे लार्जर पॉपुलेशन से ताकि हम उन पे स्टडी कर सकें और अपने डाटा को कलेक्ट कर सकें। कभी मैंने यहाँ पे नीचे समराइज़ कर दिया है यहाँ पे, तो इनको ही हम लोग देख लेते हैं कि देखिए सबसे पहले क्या है कि हम लोगों ने एक मैनेजेबल नंबर्स ऑफ पार्टिसिपेंट को लेना है जिस पे कि हम लोगों ने स्टडी करनी है, ठीक है? लाइक सैंपल हम लोगों ने ऐसा लेना है जो कि मैनेजेबल हो, ना इतना ज़्यादा हो, ना इतना कम हो कि हम लोग सही से डाटा ही ना कलेक्ट कर सकें और हमारे जो रिज़ल्ट हैं, उन पे जो है वो असर पड़े। उसके बाद क्या है कि कलेक्ट डाटा हम लोगों ने जो भी एक सैंपल जो कि एक लार्ज पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसे हम लोगों ने डाटा को कलेक्ट करना है। फिर उसके बाद हम लोगों ने कंक्लूजन्स की तरफ बढ़ना है और इससे क्या होगा कि इससे हमारा टाइम बचेगा, मनी भी बचेगी और रिसोर्सेज़ की भी बचत होगी। उसके बाद हम लोग एसेंशियल प्रिंसिपल्स देख लेते हैं सैंपलिंग के। प्रिंसिपल्स हैं इसके कुछ, 4 प्रिंसिपल्स हैं आई गेस इसके, तो हम लोग उसको स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहला हमारे पास प्रिंसिपल है सैंपलिंग वेरिएंस। ये पहला प्रिंसिपल है हमारे पास और इसमें क्या हम लोग देखते हैं कि इसमें एक डिफरेंस होता है। डिफरेंस किसके दरमियान होता है? बिटवीन द पॉपुलेशन एंड द सैंपल स्टैटिस्टिक्स। यानी कि अगर हम लोगों ने पूरी एक एंटायर पॉपुलेशन पे स्टडी करनी है ना, तो उसका रिज़ल्ट हमारे पास में भी कुछ और आए, ठीक है? लाइक थोड़ा-सा डिफरेंट डिफरेंट आ सकता है, ठीक है? और अगर हम लोग कर रहे हैं सैंपल पे, तो उसका रिज़ल्ट जो है वो उससे थोड़ा-सा डिफरेंट हो सकता है, ठीक है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं सैंपलिंग एरर। ये जो डिफरेंस होता है ना, इसको सैंपलिंग एरर बोला जाता है। इसको हम लोग मिनिमाइज़ तो कर सकते हैं, लेकिन इसको एंटायरली अवॉइड नहीं किया जा सकता। लाइक इसको बिल्कुल ख़त्म नहीं किया जा सकता, ये हमारे बस में नहीं है। अब ये जो रैंडम सैंपलिंग डिज़ाइन्स होते हैं ना, वो हम लोगों को हेल्प कर सकते हैं कि हम लोग इस एरर को रिड्यूस कर सकें, ठीक है? रिड्यूस करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन हम इसको कंप्लीटली ख़त्म नहीं कर सकते। प्रिंसिपल नंबर 2 कौन-सा है कि सैंपल साइज़। अब ये प्रिंसिपल हम लोगों को क्या सजेस्ट करता है कि हम लोगों ने जो सैंपल लेना है ना, वो अगर ज़्यादा होगा, लार्जर सैंपल होगा हमारे पास, तो अगर सैंपल जो है वो साइज़ में ज़्यादा होगा, तो हमारे लिए ये बेहतर हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये रिड्यूस कर देगा वो डिफरेंस जो पॉपुलेशन और सैंपल स्टैटिस्टिक्स में आता है ना, जिसको हम लोगों ने सैंपलिंग एरर का नाम दिया था, उसको ये रिड्यूस करने में हेल्प कर सकता है। सो जो हमारे पास साइज़ होगा ना, उसको कोशिश करें कि थोड़ा ज़्यादा ही रखें। लेकिन ये जो लार्जर सैंपल होते हैं ना, इससे हम लोगों को ज़्यादा टाइम भी लग सकता है और थोड़ी एफर्ट भी हम लोगों को ज़्यादा लगानी पड़ सकती है इसमें। प्रिंसिपल नंबर 3 क्या है कि पॉपुलेशन वेरिएशन। अब ये थर्ड प्रिंसिपल है ना, ये हम लोगों को क्या सजेस्ट करता है कि अगर पॉपुलेशन में वाइड रेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है? वाइड रेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे पास, लाइक हर एक में डिफरेंट डिफरेंट किस्म की कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों को मिल रही हैं। तो हमारे पास जो फाइंडिंग्स आएँगी ना, वो कंप्लीट पॉपुलेशन को, एक एंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेज़ेंट नहीं कर सकेंगी। तो इसीलिए सैंपलिंग एरर को रिड्यूस करने के लिए इसका जो बेस्ट वे है वो ये है कि इसको हम लोग सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दें और सिलेक्ट करें हर एक ग्रुप से जाके सैंपल्स को, ताकि हम लोग सैंपलिंग एरर को कम कर सकें। फोर्थ प्रिंसिपल क्या है? बायसेस एंड एरर्स। अब ये जो फोर्थ प्रिंसिपल है, ये हाईलाइट करता है कि हम इम्पोर्टेंस को अवॉइडिंग बायसेस एंड नॉन सैंपलिंग एरर्स। एक जो रिसर्चर है ना, वो बायस्ड होके भी काम कर सकता है। उसकी वजह से क्या हो सकता है कि ये हमारे सैंपलिंग प्रोसेस पे इफ़ेक्ट आ सकता है इसका। नॉन सैंपलिंग एरर्स जो है वो उस वक़्त अकर हो सकते हैं जब हम लोग जो हैं वो डिफेक्टिव एस्टिमेट्स लगाना शुरू कर दें, इनएप्रोप्रिएट सैंपलिंग टेक्निक्स को यूज़ करें। इसीलिए कोई भी रिसर्चर के लिए बहुत ज़्यादा अहम होता है कि वो इन सारे प्रिंसिपल्स को समझे ताकि वो एक रिलायबल और वैलिड सैंपलिंग प्रोसेस को लेके चले। इन समरी अगर हम लोग इसकी बात करें तो देखिए ना, सबसे पहले क्या था कि मिनिमाइज़ करता है सैंपलिंग एरर को किस तरह से करना है ये बता दिया है। हम लोगों ने अगर कोशिश करें कि जो सैंपल साइज़ है वो हमारे पास बड़ा ही हो और उसके बाद अकाउंटिंग फॉर पॉपुलेशन वेरिएशन के, अगर पॉपुलेशन में डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो हम लोग जो है उनको सब ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे और उसके बाद हर एक ग्रुप से जाके सैंपलिंग इकट्ठा करेंगे एंड देन हम लोग अपने रिसर्च कंडक्ट करेंगे। और उसके बाद फोर्थ वाला क्या था कि अवॉइडिंग बायसेस एंड नॉन सैंपलिंग एरर्स। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं कि डिटरमाइनिंग सैंपल साइज़। सैंपल साइज़ के बारे में यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं।
अब सैंपलिंग साइज़ जो होता है ना, ये किसी भी रिसर्च में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके लिए कोई भी इतना हार्ड या फिर फास्ट रूल नहीं है कि इसी को फॉलो करना है। इसके लिए कोई इतना खास रूल हमारे पास नहीं है। लेकिन रिसर्चर्स अगर ये जो नीचे दी गई गाइडलाइंस हैं, अगर उनको डिटरमाइन कर लेते हैं, तो वो एक एप्रोप्रिएट सैंपल साइज़ जो है उसको ले सकते हैं। हमारे पास क्या है कि रूल्स ऑफ थंब ये जो रूल है ये दिया था डॉर्ने ने, और इसमें कुछ जनरल गाइडलाइंस दी गई हैं कि एक सैंपल साइज़ है, इस तरह से सैंपल साइज़ जो है वो ले सकते हैं। सर्वे रिसर्च है ना, तो एटलीस्ट हमारे पास 100 पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए। एक्सपेरिमेंटल या फिर कंपैरेटिव स्टडी है तो एटलीस्ट हमारे पास 15 पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए हर एक ग्रुप में। कोरिलेशनल रिसर्च है तो उसमें एटलीस्ट हमारे पास 30 पार्टिसिपेंट होने चाहिए। एनालिटिक प्रोसीजर है तो एटलीस्ट हमारे पास 100 पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए। स्टैटिस्टिकल कंसिडरेशन क्या होती है ये देख लेते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च में एक जो सैंपल साइज़ होता है ना, कोशिश की जानी चाहिए कि 30 या फिर 30 से ज़्यादा ही लिया जाना चाहिए, ठीक है? एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो 30 या फिर 30 से ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास क्या है, सैंपल कंपोज़िशन। अब ये जो रिसर्चर है ना, उनको ये चीज़ लाज़मी समझ लेनी चाहिए कि अगर एक ऐसा हमारे पास सब ग्रुप है कंप्लीट सैंपल में जो कि बिल्कुल ही डिफरेंटली बिहेव कर रहा है दूसरे पार्टिसिपेंट से, तो उनको हम लोग एक सेपरेट सब ग्रुप में जो है वो रखें, अगर हम लोग उनको आइडेंटिफ़ाई कर लेते हैं एडवांस में ही। उसके बाद हमारे पास है सेफ्टी मार्जिन। अब जब हम लोगों ने फाइनल सैंपल साइज़ को डिटरमाइन कर लेना है ना, तो ये एक गुड आइडिया होगा कि अगर हम लोग इतनी स्पेस छोड़ दें कि अगर कोई भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है, तो उसमें हम लोगों को कोई भी मुश्किलात पेश ना आए, हमारे फाइनल रिजल्ट्स पे कोई असर उनका ना हो। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं सैंपलिंग डिफरेंस इन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। सबसे पहले क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में देख लेते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च में एम क्या होता है कि एक ऐसे सैंपल को सिलेक्ट किया जाए जो कि रिप्रेजेंट कर रहा हो पॉपुलेशन को, ठीक है? उसके बाद क्या है कि इसमें अनबायस्ड सिलेक्शन होनी चाहिए और ये इंश्योर करवाया जाना चाहिए कि जो सैंपल हम लोगों ने लिया है, क्या वो ट्रू पॉपुलेशन से ही लिया गया है। प्राइमरी गोल इज़ टू मेक इन्फरेंसेस अबाउट द पॉपुलेशन बेस्ड ऑन द सैंपल। सैंपल साइज़ जो है वो प्री डिटरमाइंड कर लेना चाहिए कि जो बेस करता हो हमारे रिसोर्सेज़ पे, कि हमारे पास रिसोर्सेज़ कितने हैं, उसी हिसाब से सैंपल साइज़ को रखा जाना चाहिए और दूसरी जो कंसिडरेशन है उनके लिहाज से भी। और रैंडमाइज़ेशन इस्तेमाल की जानी चाहिए, लाइक जब हम लोगों ने सैंपल को सेलेक्ट करना है तो हम रैंडमाइज़ेशन करके करें ताकि ये बायसनेस को अवॉइड करें। क्वालिटेटिव रिसर्च में जो रिसर्चर का फ़ोकस होता है ना, वो उस पे होता है कि इन्होंने इन डेप्थ नॉलेज को हासिल करना होता है, किसी भी सिचुएशन के बारे में, किसी भी इवेंट के बारे में या इंडिविजुअल के बारे में, लाइक जिस पे ये लोग रिसर्च कर रहे होते हैं, उसका इनको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए होता है। अब सैंपलिंग सिलेक्शन जो है ना, उनमें ये फैक्टर्स जो है वो इन्फ्लुएंस आ सकते हैं, उसमें के जो भी आपको ईज़िली एक्सेसिबल हो, आप उनसे जाके रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं। रिसर्चर की जो जजमेंट है, वो इसमें इन्फ्लुएंस आ सकती है और द नॉलेज ऑफ सिचुएशन। अब इसमें ट्रू रिप्रेजेंटेटिवनेस जो है ना, वो उनका प्राइमरी कंसर्न नहीं होता है। और सैंपल साइज़ जो है वो भी प्रीडिटरमाइंड नहीं होता है और डाटा कलेक्शन उस वक़्त तक की जाती है जब तक सैचुरेशन पॉइंट नहीं आ जाता। सैचुरेशन पॉइंट से क्या मतलब है कि ऐसा पॉइंट जहाँ पे उनको अब नई इन्फॉर्मेशन कोई भी कलेक्ट नहीं हो रही। जो भी कलेक्ट हो रहा है वो सब कुछ पुराना है, ऑलरेडी उनके पास है। तमाम पिछले लोग वही उनका वो आंसर कर चुके हैं और सेम ही सबके आंसर हैं और कोई भी नया आंसर उनको नहीं मिल रहा है, कोई भी नई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। तो तब तक जो है वो डाटा कलेक्शन की जाती है। हमारे पास जो नेक्स्ट वाला टॉपिक है वो है सैंपलिंग टेक्नीक्स। अब सैंपलिंग टेक्नीक्स जो है इसको ब्रॉडली 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। पहली है प्रोबेबिलिटी, इसको रैंडम सैंपलिंग भी कहते हैं। दूसरा है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और इसको नॉन रैंडम सैंपलिंग भी कहते हैं। सबसे पहले हमारे पास है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। इसमें सबसे पहले जो हमारे पास है वो है सिंपल रैंडम सैंपलिंग, कि मतलब जो भी हम लोगों को ईज़िली एक्सेसिबल होगा ना, उससे हम लोग जाके अपने रिसर्च को कंडक्ट कर लेंगे, तो इसको हम लोग रैंडम सैंपलिंग कहेंगे। अब स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग क्या होती है कि इसमें जैसे कि हम लोगों ने बीच में पढ़ा कि अगर पॉपुलेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो कुछ ज़्यादा ही वाइड रेंज में हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, उनको सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे और हर एक ग्रुप में फिर जाके सैंपलिंग को इकट्ठा करेंगे। ठीक है? तो इसी को हम लोग स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग कहते हैं। सिस्टमैटिक सैंपलिंग क्या होती है? अब इसमें किस तरह से सिलेक्शन होती है कि हम लोगों ने nth मेंबर को सिलेक्ट करना है। nth मेंबर का क्या मतलब है कि जो अभी n है ना, इसमें हम लोग कोई भी नंबर ऐड कर सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ना ग्रुप में डिवाइड कर दिया लोगों को कि मेरे पास 4 ग्रुप हैं और मैं कहूँगी कि हर ग्रुप में 10-10 बंदे हैं और मैं कहूँगी कि मैं हर ग्रुप में से जो छठा बंदा है, जो छठे नंबर पे आ रहा है, मैं उसको सिलेक्ट करूँगी। जो छठे नंबर वाला होगा, हर ग्रुप का बंदा वो मेरे पास आ जाएगा सैंपलिंग के तौर पे। उसके बाद है क्लस्टर सैंपलिंग। इसमें सेलेक्ट किया जाता है लार्जर ग्रुप्स को या फिर रैंडमली किसी भी सैंपल को हम लोग चूज़ कर सकते हैं इसमें। उसके बाद नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को देख लेते हैं। सबसे पहला है कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग में क्या होता है कि जो सब ग्रुप्स होते हैं ना, जिसमें हम लोगों ने लोगों को डिवाइड किया होता है, उसको हम लोग करते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के लिहाज से उसमें डिवाइड। यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ कि हमने एक सिटी का सर्वे करना है और हमने ये देखना है कि लोगों का जो इंटरेस्ट है शॉपिंग में वो कितना है। तो हम लोग कहेंगे कि हमने जो टोटल पार्टिसिपेंट रखने हैं ना, वो रखने हैं 100, ठीक है? और उसके बाद हम लोगों ने कह दिया कि हम लोग रखेंगे 50 मेल्स होंगे उसमें और 50 जो होंगे वो फीमेल्स होंगी। अब क्या हो गया, अब देखें यहाँ पे 2 ग्रुप्स में हम लोगों ने डिवाइड तो कर दिया उनको। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उनको उनकी एज के लिहाज से सेपरेट करेंगे कि पहले 30 मेंबर होंगे, उनकी एज होगी 20 से 30 तक, ठीक है? उसके बाद जो नेक्स्ट वाले 40 होंगे, वो होंगे 31 से 40 तक
और उसके बाद जो लास्ट वाले 30 हमारे पास मेंबर बचेंगे, उनकी एज होगी 40 से 50 तक या 60 तक, जितने भी, ठीक है। तो हम लोगों ने देखें ना एज के लिहाज से भी उनको सेपरेट कर दिया। अब हम लोग ये देखेंगे कि इनमें जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को भी सेपरेट करेंगे कि इनमें स्टूडेंट्स की भी एक सेपरेट कैटेगरी बनाएँगे, वर्कर्स की सेपरेट कैटेगरी बनाएँगे, जो हाउसवाइफ हैं उनकी सेपरेट कैटेगरी बनाएँगे। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट जो है सब ग्रुप्स में डिवाइड करते जा रहे हैं और उसके बाद फिर हम उनसे अपनी रिसर्च को कंडक्ट करेंगे। उसके बाद क्या है एक्सीडेंटल सैंपलिंग। इसमें हम लोग कन्वीनियंस सैंपलिंग लेते हैं, लाइक जो भी हम लोगों को अवेलेबल होगा हम उससे अपना जो रिसर्च है उसे कंडक्ट कर लेंगे। उसके बाद स्नोबॉल सैंपलिंग। अब स्नोबॉल सैंपलिंग में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनिशियल पार्टिसिपेंट, आइडेंटिफाई इनिशियल पार्टिसिपेंट। यहाँ पे भी आपको मैं एग्जांपल देती हूँ कि मेरे पास ना एक माइग्रेंट ग्रुप है, लाइक वो लोग जिन्होंने हिजरत किया है एक मुल्क से दूसरे मुल्क या एक एरिया से दूसरे एरिया तक, ठीक है। अब उसमें ना मैंने एक इनिशियल मेंबर को लेना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मेंबर है, उसका नाम है मारिया, ठीक है। मारिया जो है वो मेरे पास एक इनिशियल मेंबर है उस ग्रुप की। किस ग्रुप की? माइग्रेंट ग्रुप की, जिसने की हिजरत की है। अब वो जो मारिया है ना उसके लिए मैं रिसर्च करूँगी कि लाइक उसका मुझे जो भी उसके बारे में रिसर्च करनी है, उसका वर्क, उसका जो भी सारा एक्सपीरियंस है उसके बारे में। अब जो मारिया है ना वो रिप्रेज़ेंट करेगी अपने हर उस मेंबर को जो कि उसके साथ रिज़ेम्बलेंस रखता होगा। उसके दोस्त हो गए, उसके जो वर्कर हो गए, जो उसके साथ उसके कोलीग्स होंगे वो हो गए, या वो लोग जिन्होंने उसके साथ माइग्रेशन की थी वो हो गए, ठीक है। तो ये सारी जो आएगा स्नोबॉल सैंपलिंग में। उसके बाद है कन्वीनियंस और अपॉर्च्युनिटी सैंपलिंग। इसमें हम लोग ऐसा सैंपल सिलेक्ट करेंगे जिसमें कि जो रिसर्चर की कन्वीनियंस है ना उस पे बेस्ड होगा कि जो कि किसी सर्टेन क्राइटेरिया पे पूरा उतरते होंगे, ऐसे पार्टिसिपेंट्स को हम लोग चूज़ करेंगे। उसके बाद प्रपोजिव और जजमेंटल सैंपलिंग। इसमें हम लोग जो रिसर्चर की जजमेंट होगी ना उस पे सैंपल को सिलेक्ट किया जाएगा और यहाँ फिर ये देखा जाएगा कि जो रिसर्च है हम लोग किस मकसद के तहत इसको कंडक्ट कर रहे हैं, हमारे रिसर्च का पर्पज़ क्या है। तो इसीलिए उस हिसाब से हम लोग अपने पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट करेंगे। तो ये था आज का लेक्चर, होप सो कि आपको इसकी समझ आई होगी। इन स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।